नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में। और बजट को आए हुए एक दिन हो गया, लोगों ने समझ लिया उसको और काफ़ी कुछ उसमें है जिस पर अभी भी विचार मंथन चल रहा है। बजट देख के एक बार ऐसा लगता है कि सरकार ने सभी को खुश करने की कोशिश की है, सभी वर्गों को, वो ग्रामीण इलाकों के हों, अल्ट्रा रिच हों, उनके भी टैक्स के रेट को इफेक्टिवली कम किया गया है, मिडिल क्लास के लिए भी कम किया गया है, युवाओं के लिए है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। या मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बजट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट इन पावर का, जो लोगों के बीच में अपनी बात रखती है कि वो इस देश को कैसे चलाना चाहते हैं, किस तरीके से लोगों की वेलफेयर के लिए वो चिंता करते हैं। इसलिए कई बार इसको पॉलिटिकली कह दिया जाता है कि क्या इससे वोट मिलेंगे क्या, तो उसका पैमाना ये होता है कि सबको कुछ कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तो इस बजट को देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ मिला, जैसे गरीबों के लिए, किसानों के लिए कई सारे ऐलान किए गए, रूरल पे बड़ा फोकस दिया गया। बहुत देर तक निर्मला मैडम समझाती रही कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़िया डेवलप किया जाए, एजुकेशन पे काफ़ी फोकस दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट का जो 4.0 प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जा रहा है, युवाओं के जेब में पैसे भी डाले जा रहे हैं। कैसे? जब आप टैक्स में न्यू रिजीम में जाएंगे तो आपको ज़्यादा उसमें से फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लिमिट थोड़ी सी बढ़ाई गई है, स्टैंडर्डाइजेशन उसमें जोड़ दिया गया है। महिलाओं के लिए स्पेशली एक नई सेविंग स्कीम है जिसमें 7.5% का ब्याज 2 साल के लिए आपको मिलेगा। तो ऐसे कई सारे वर्ग हैं, कई सारे अलग अलग क्लास हैं जिनको इस बजट में संभालने की, साधने की कोशिश की गई है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी डिपॉजिट स्कीम की सीमा बढ़ा दी गई है, तो MIS जिसको हम लोग कहते हैं वो 9 लाख कर दी गई। तो काफ़ी सारा कुछ इसमें है। तो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑल इनकम्पासिंग ये बजट सबको खुश करने वाला है, ग्रोथ वाला है, और ये फ़ायदा देगा इस सरकार को कि नहीं, क्योंकि एक तरीका ये होता है कि आप उसको ज़रूर उस लिहाज से देखते हो जो कंटिन्यूएशन में आती है। हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनको हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बजट को, तो जाने माने उद्योगपति हैं, हिरनदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हिरनदानी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर महेश गुप्ता भी हमारे साथ हैं जो केंट RO नाम की कंपनी चलाते हैं और बहुत सारे SME MSME से जुड़े हुए हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हैं। बजट से पहले भी हमने चर्चा की थी और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हम लोगों ने लगाई थी कि क्या क्या हो सकता है, उसमें से कुछ कुछ हुआ और कुछ कुछ नहीं हुआ, तो वो शुभमय जी से एसेस कराएंगे। और यतीश राजावत जी हमारे साथ हैं, CEO हैं CIPP के, जिन्होंने बहुत रिसर्च करी कि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों के लिए जुटाए हैं कि कैसे इस बजट को कंटिन्यूएशन में देखना चाहिए। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। मोटे तौर पे चलिए शुरुआत करते हैं। निरंजन जी, आपको लगता है कि ये बजट सबको खुश करने वाला है? कोई भी बजट सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक जो बैलेंस बजट इस समय पर वित्त मंत्री ने किया है वो प्रॉबेबली अनप्रेसिडेंटेड है। एक तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी कंट्रोल किया है, बजट के ओवरऑल रिसीट्स को बढ़ा दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया है, हर सेक्टर को जैसे आपने अभी बताया उनके ऊपर कुछ न कुछ हर क्षेत्र में दिया है। PMAY स्कीम के अंदर लगभग 70,000 करोड़ की कमिटमेंट कर दी है। इन रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, नर्सिंग, हर एक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ किया है। हम ये सोच सकते हैं कि मैं वित्त मंत्री के जगह पर हूँ तो इतना बैलेंस बजट करना बहुत ही मुश्किल है, मैं समझता हूँ, और ये कैसे किया है वो नहीं समझते। दूसरी बात जो बहुत ज्यादा महत्व की है वो है कि हमने कैसे विद द वर्ल्ड इन रिसेशन, पूरे विश्व में रशिया यूक्रेन का जंग चल रहा है और फिर भी हम ये बैलेंस बजट कैसे किया है। जैसे हम तेल आज के तारीख में रूस से खरीदते हैं और लगभग 35,000 करोड़ 4 महीने के अंदर हमने बचावट की बाय परचेसिंग तेल एट लोअर प्राइस। तो ये जो बैलेंसिंग किया है हर क्षेत्र का और डेफिसिट फाइनेंस को कंट्रोल किया है और हर क्षेत्र को बढ़ा दिया है, वो है। लोग कहते थे कि ये बजट जो होगा वो सिर्फ पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म इलेक्शन बजट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म उनका सोच है और मेरे अंदाज से जो बेनिफिट्स आएंगे देश को वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा आएंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट शायद मिनिमलिस्टिक होगा। तो हम नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन बजट है। मैं समझता हूँ दिस इज अ डेवलपमेंट बजट विच इज गोइंग टू बी देयर और कुछ और ट्वीकिंग करने की आवश्यकता थी। हर क्षेत्र में कुछ फर्क हम कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट में हम कह सकते हैं कि ये करना चाहिए, और भी क्षेत्र में लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन
ओवरऑल देखा जाए, then it has been a very balanced budget, forward-looking budget, growth. अच्छा नंदानी सर, इसमें तो चूंकि कैपेक्स बहुत किया है, 10 लाख करोड़ का इन्होंने कर दिया है, तो इनडायरेक्टली वो एक जॉब क्रिएशन का तरीका होता है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर देखिए ना बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब अन्य योजना 1 साल तक चलती रहेगी, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, और एक जो एक एजुकेशन सेक्टर में जिसको हम लोग कहते हैं कि वो स्कीम शुरू की इन्होंने, एकलव्य, बहुत सारे उसमें टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। लेकिन जो आपकी शिकायत है रियल एस्टेट वाली सर, उसमें जो टैक्स में ट्विकिंग की है तो मार्जिन मनी थोड़ी हाथ में आ गई, लोग घर वर फिर से खरीदने के लिए सब सोचेंगे। नहीं, वो सिर्फ हाई एंड में जो कैपिटल गेन्स टैक्स की बात है, वहां 10 करोड़ से ज्यादा जो कैपिटल गेन्स टैक्स के बेनिफिट लेते थे वो उसकी एक अपर लिमिट रखती। तो आप टोटल जो मकाने सपोज मुंबई शहर में आप गिनते हैं, वो 10 करोड़ से ज्यादा आप गिनेंगे तो इट इज ओनली 0.01% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन जो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो नंबर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूर वो से क्षेत्र में कुछ हिचकिचाहट होगी क्योंकि वो कैपिटल गेन्स बेनिफिट नहीं मिलेगी इन लोगों को, लेकिन नंबर्स आर नॉट सो बिग। सो आप देखा जाए तो इन परसेप्शन इट मे लुक लाइक अ बिग फिगर, लेकिन इतना अड़चनित मैं नहीं समझता। ज्यादा जो बात थी वो एक अलग बात है जो नहीं आया है। आप देखा है जो नीरज जी, देखिए हम समझते हैं कि जो ब्याज देने वाले अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में हैं, वो लोगों को ब्याज बहुत कठिन दिखा क्योंकि वो 6.5% से 8.25% हो गया है। तो ओवरऑल आप देखा जाएंगे तो आज की तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ जो ओवरऑल परसेंटेज में है वो कम हो गई है, वो पहली बार ऐसी हुई है। तो वो मैं समझता हूँ ज्यादा महत्व की बात है कि इंटरेस्ट जो 2 लाख तक 12 साल पहले किया था 2 लाख रुपया, वो अब भी 2 लाख रुपया किया है। वहां 1-2 लाख हो, यहाँ 10 करोड़ की बात चल रही है। मैं समझता था वहां 2 लाख का 4 लाख या 5 लाख कर देते तो बहुत लोगों को फर्क पड़ जाता अफोर्डेबल हाउसिंग में। लेकिन ठीक है, हर एक चीज तो नहीं कर सकती थी, मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसी बातें हैं जो मैं समझता था इजी हो सकता था अपने बजट में, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन क्या है नीरज जी, दिल मांगे मोर, और मैं समझता हूँ ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बजट रही, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हाँ सर, अभी तो एक बजट और बाकी है चुनाव से पहले, उसमें भी हो सकता है, मानते हैं लोग उसको कि वो वोट ऑन अकाउंट होता है, लेकिन ठीक है उसमें भी काम हो ही जाता है। सुमेश सर, आपकी जो हम लोगों से चर्चा हो रही थी, आपकी उम्मीदों पे ये खरा उतरा है या आपको लग रहा है कि कुछ कुछ गड़बड़ है अभी इसमें? वोट खेचू वो है कि नहीं है? वोट मिलेंगे नहीं सरकार को? मेरा पॉइंट जो था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं वही एक्सपेंडिचर को देख रहा था, वो सही रखे हैं और मेरे हिसाब से बजट में वही एक नंबर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसमें आप लोग सुधार सकते हैं कि भाई इसमें इतना करोड़ इसमें देना चाहिए, उसमें देना चाहिए, वो अलग बात है, उसमें हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है। आप 45 लाख करोड़ के बजट में 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ वेरी बिग अमाउंट, एंड इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए। इसको करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है, क्योंकि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, इंटरेस्ट, डिफेंस वगैरह वगैरह वगैरह, वेजेस, इनको चूंकि आप काट नहीं सकते हैं, सो गवर्नमेंट ने बाकी सारी चीजों में इट इज प्रैक्टिकली रन अ हैमर, मतलब सिकल जैसे काटते हैं ना, नॉट हैमर, सिकल की पूरा चीज को उन्होंने काट दिया है। और इसी वजह से लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स को अंडर फंडिंग कर दिए हैं। खासकर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत सारे शहरी प्रोग्राम्स को काट के रूरल प्रोग्राम्स की तरफ पैसा डाला गया है। उसमें से एक होगा, आप देखेंगे एकलव्य स्कूल, जो बहुत लंबा जंप हुआ है, 6000 करोड़। आप साथ में देखेंगे ट्राइबल अफेयर्स में ये बहुत बड़ा जंप है, लेकिन साथ में बहुत सारे एजुकेशन के जो बहुत सारे बाकी एक्सपेंडिचर्स हैं या बहुत सारे और दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उनमें कटौती किया गया है। नेचुरली कटौती करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको वहां से उसका पैसा कहां से लाएगा। तो बट दैट वाज इनएविटेबल, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि
पैसे उतना ही लिमिटेड है, टैक्स बॉयंसी के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर जितना इस साल हुआ है, तब भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए इससे और ज्यादा डिफरे करने का चांस नहीं था। और एक हिसाब से मैं कहूंगा सही भी है, क्योंकि आप ज्यादा पैसा इकोनॉमी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब डालते हैं ना, ये गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट जब डालते हैं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, वो इन्फ्लेशनरी हो जाता है रेवेन्यू में, और वो मोटा तरह से जाके गरीबों पर ना असर खराब होता है उनकी जिंदगी पे। उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट सिर्फ वही चीज कोशिश करे जो अपना कर सकते हैं, उन पर उन्होंने किया है। एक खास चीज हमने कोऑपरेटिव्स में देखा है कि किया गया है, उसके विषय में बाद में प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, जो मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगा। बट बाकी सारे अगर आप देखें तो अगर गवर्नमेंट को, अगर मैं मानूं कि हाँ गवर्नमेंट को अगर पूछा जाए कि आपको क्या करना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है और तबीयत की है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का इलाका इसलिए बेहतर है क्योंकि गवर्नमेंट जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, हजारों प्रोग्राम में पैसा डालते हैं, उनका मॉनिटरिंग कभी भी सुचारू तरीके से नहीं होता है। वो एक ना जिसे कहते हैं अर्निंग ऑफ सोर्सेज बन जाता है हर जगह पे बैठ के, एक अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, आपके पास कितने सारे करप्शन के केसेस आएंगे, फायदा बिल्कुल ही नहीं होता है। उससे अच्छा है आप बड़े चीजों पे एक्सपेंडिचर कीजिए, उन पर संतुष्ट रहिए, छोटी चीजों का लोगों को जो अपना चलाने के लिए जो सिस्टम स्कीम्स है, let the markets, let the other non-state actors उसको हैंडल करे, वही बेहतर है। और मैं तो कहूंगा इन द करंट गवर्नमेंट अभी इंडिया के डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी में इससे ज्यादा बेहतर आउटकम मैं नहीं सोचता कि कौन ये दूसरा हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि टैक्सेस में लोगों को पुश किया गया है डिफॉल्ट स्कीम कि भाई आपको टैक्स एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी। मुझे लगता है ये इंडिकेशन है, अभी हिरनंदनी की जी की बात में सुन रहा था, हाउसिंग स्कीम पे एग्जम्पशन शायद बचा कुछ अगर वही बचा है, अगली बारी वोटर अकाउंट में शायद ना हो, लेकिन अगले साल में मुझे लगता है ये वाला स्कीम का एग्जम्पशन भी चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पॉइंट है कि भाई टैक्स एग्जम्पशन देकर सेविंग्स, इस तरह के सेविंग्स बना के कुछ खास फायदा नहीं होता है। आप अगर सेविंग्स के कलेक्शंस के देखेंगे तो गवर्नमेंट ही एक तरह से बैंकर बना हुआ है पूरे लोगों का, जो मिडिल क्लास का बन जाता है, लोअर इनकम ग्रुप का नहीं बनता है। और आप और हम हर बार ये कहते हैं कि इनइक्वालिटी का आंसर कहाँ से आएगा, मुद्रास्फीति का आंसर कहाँ से आएगा, तो सभी चीज अल्टीमेटली होता है कि जाके मिडिल क्लास अगर पूरा चीज अगर काफी हद तक ले जाए तो गरीबों के लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। दैट्स माय पॉइंट। जी ना, बिल्कुल पॉइंटेड आपने बात रखी है कि देखिए जो टैक्स में रिजिक कर रहे हैं, न्यू स्कीम में ले जा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में लोग चले ही जाएंगे। तो जैसे हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि वो 1.5 करोड़ लोग टैक्स भर रहे हैं, उन 1.5 करोड़ लोगों को अपना मनी मैनेज करना आता है जिनसे आप टैक्स की वसूली कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हमको स्टैंडर्डेशन नहीं मिल रहा है या होम लोन वाला नहीं मिलेगा, तब भी मुझे घर खरीदना है, क्योंकि वो अपनी प्रायोरिटीज़ अपने ज़रूरत और अपनी कंफर्ट के हिसाब से तय करते हैं और वो एक नई सोच के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कदम है। इसमें बहुत डिबेट है, बहुत सारे लोग कंपलसरी सेविंग और ये चाहिए वो चाहिए। पहले तो वो मांग कर रहे थे कि टैक्स रेट कम करो, अब टैक्स रेट कम करें, नए रिजीम में जा रहे तो बुराई कर रहे हैं कि आप कंपलसरी सेविंग नहीं करा रहे। तो ये तो खैर चलता रहता है देश में, लेकिन अगर आपको वाकई फ्री इकॉनमी और एक मैच्योर इकॉनमी की तरफ जाना है तो आपको ये कम करने पड़ेंगे, जिसकी तरफ एक बड़ा कदम है। अट्रैक्टिव बनाया रादर इसको, तो ज़्यादा लोग इसमें जाएंगे। यतीश जी, बहुत स्मार्टली मैं इसको कहूँगा कि एक चुनावी बजट है ना। इसमें देखिए अभी एकलव्य स्कूलों की बात की, 38,000 टीचर उसमें भर्ती की जाएगा, 38,800। बड़ा चुनावी बजट सुन के ऐसा लगता है कि सरकार बड़ा पॉपुलिस्ट बजट लेके आई होगी, सब पैसा गरीबों में लुटा देगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ऐसा नहीं है। इस बजट को मैं चुनावी बजट कहते हुए ये कह रहा हूँ कि बहुत स्मार्टली प्ले किया है, अलग अलग सेक्टर्स को इंक्लूसिव बनाया और उनके लिए एक सामने रास्ता रखा कि थोड़ा हम बढ़ रहे हैं 2 कदम, आप 2 कदम बढ़िए। आपको कैसा लगा बजट? देखिए नीरज जी, कोई भी आर्थिक इंसान है जिसको बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको एक उद्देश्य भी दिया जाएगा कि आपको ये उद्देश्य से बजट बनाना है। कंपनी ले लीजिए, CFO बजट बना रहे हैं अगले 3 साल 5 साल 1 साल का, तो अगर वो अच्छा बजट बनाएंगे तो CFO रहेंगे, अगर खराब बजट बनाएंगे तो कंपनी भी डूबेगी और CFO तो खैर फिर रहेंगे नहीं। और
इस हिसाब से अगर आप देखें कि ये चुनावी बजट है, सरकार ये बनी रहेगी इस बजट की वजह से, तो अगर बजट परफॉर्म करता है अपनी एक्सपेक्टेशंस और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, जो नियर टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म होती है, तो हो सकता है लोग दोबारा इसी सरकार को इलेक्ट करेंगे। तो इसलिए जो फाउंडेशनल जो स्टेप्स हैं वो इस बजट में हुए हैं और उस पर थोड़ी तवज्जो देनी जरूरी है। पहली चीज, आपने इसमें अपने टिकर पे भी चला रखा है और हिरानंदानी साहब कह रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। तो आप देखिए, जो सबसे बड़ी स्कीम है सरकार की वो है योजना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। कोई इसमें सरकार घर नहीं बना रही है, मतलब कुछ हद तक बना रही है घर, लेकिन वो अनुदान दे रही है। अगर आप घर बना रहे हैं, आप अगर निचले तबके से आ रहे हैं और आप घर बना रहे हैं, तो आपको 70,000 से 1.5 लाख रुपए का एक तरह से इंसेंटिव कह लीजिए, सब्सिडी कह लीजिए, सरकार दे रही है। आप रूरल एरिया में बना रहे हैं तो 70,000 दे रही है, आप अर्बन या सेमी अर्बन या टियर 2 में बना रही है तो 1.5 लाख रुपए दे रही है। तो ये, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। इसका इस तरह से देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज होगी एक स्कीम, फ्रॉम बिल्डिंग टू इंसेंटिव, फ्रॉम इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स टू एक्चुअली गिविंग सब्सिडी ऑन कंस्ट्रक्शन। तो जब आप किसी आदमी को कहेंगे कि आप घर बनाइए, तो वो घर बनाएगा ना, क्योंकि स्कीम को पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर किया कि आप जिस दिन नींव डालेंगे उस दिन आपको 10% मिलेगा, जब आपकी छत डल जाएगी तो आपको 20% मिलेगा, जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 50% मिलेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर स्कीम्स का डिफरेंट हो गया है। उसी तरह से आप देखिए कि मनरेगा का एलोकेशन कम किया गया है और जल जीवन शक्ति, जल जीवन मिशन का एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मनरेगा पिछले 10-12 साल में एक तरह से एंटाइटलमेंट स्कीम हो गई थी। लोग काम करते नहीं थे, लेकिन उनको ये हो गया था कि हमें तो सरकार से ये पैसे मिलेंगे ही। तो सरकार ने बड़ी कोशिश की कि उससे कोई ना, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एसेट्स या एसेट्स कैसे क्रिएट हो, काफी कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसका आउटपुट अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स मनरेगा में बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए भाई साहब? मतलब बाकी जब जगह एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, इसमें क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एंटाइटलमेंट हो गई है कि हमें पैसे मिलेंगे, हमें काम करने की जरूरत नहीं। इसलिए सरकार उन स्कीम्स पे या उन इश्यूज पे फोकस कर रही है जहां पे एसेट क्रिएशन हो, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो और इम्पैक्ट लास्ट माइल की इनकम पे हो। ज्यादातर मुझे पता है कि बड़े चैनल में या पिंक अखबारों में सिर्फ डिस्कशन सीमित हो जाता है कि टैक्स धारक को क्या मिला, क्योंकि उनको पढ़ने वाले टैक्स देने वाले हैं, या फिर शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या सेक्टरल में इन्वेस्ट करने वाले हैं। बजट का पर्पस वो नहीं है, ये देश का बजट है। यानी कि आप 130 करोड़ लोगों के लिए बजट बना रहे हैं, तो मतलब 2 करोड़ लोगों के लिए या 5 करोड़ लोगों के लिए इसका फोकस नहीं है। अब तक अगर 10 साल पहले इसका बजट का फोकस 2 करोड़ लोगों पे था तो वो गलत था। फोकस हो रहा था 100 करोड़ लोगों पे, तो 100 करोड़ पे फोकस कैसे होगा जब तक आप उनके, या तो आप उनकी जेब में पैसा डालें, या फिर आप उनको नौकरी के कोई रास्ता दिखाएं, या फिर आप उनको नौकरी दें। तो जैसे आप कह रहे थे कि ये जो रिक्रूटमेंट का जो है, ये रिक्रूटमेंट का भी तो बजट से ही आएगा, ये कहीं बाहर से नहीं आएगा। अब अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में सारा इंसेंटिव ये 100 करोड़ वाला बजट है ना, इसीलिए तो मैं आज ये बजट की आफ्टर मैथ चर्चा में तो इसीलिए कर रहा हूं कि ये 100 करोड़ वाला बजट है और वोट खैंचू बजट है। ये मैं तो मानता हूं बहुत स्मार्टली सब कुछ इसमें किया गया है। तो ये पर्पस सरकार का यही होता है कि पब्लिक गुड के लिए काम करे। सरकार का ये पर्पस नहीं होता कि प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए काम करे। तो जब आप पब्लिक गुड के लिए आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिक पॉलिसी और आपकी पब्लिक बजटिंग चेंज हो जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। इसीलिए इसको उस नजरिए से देखना बहुत जरूरी है कि आपने कहां पे पैसा, एक्सपेंडिचर में आप कहां पैसा डाल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहां डाल रहे हैं पैसा। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह से देखना चाहिए आपको? क्योंकि उसमें घर बन रहे हैं। हाँ ठीक है, आपने हाउसिंग सेक्टर को टैक्स इंसेंटिव नहीं दिया, बट वही पैसा, मतलब अगर आपने किसी को, एक इंडिविजुअल को जो घर अपना बना नहीं सकता था बिना 1.5 लाख रुपए के, उसको आपने घर बनाने का एक मौका दे दिया, तो उसका भी बेनिफिट होगा ना। सीमेंट खरीदेगा, स्टील खरीदेगा,
लेबर को पैसा देगा, तो उसका भी एक मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट बॉटम ऑफ द पिरामिड तक पहुंचेगा, और उस बॉटम ऑफ द पिरामिड से कंज्यूमिंग साइकिल बनेगी। तो अगर 100 करोड़ की आप 100 करोड़ का पहिया घुमाएंगे तो वो पहिया ज्यादा दूर तक घूमेगा और ज्यादा देर तक घूमेगा। उससे आपको वोट भी मिलेंगे और इकोनॉमी को भी फायदा होता है, क्योंकि उसी से पब्लिक वोट बनता है। मैंने पहला बजट देखा सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। हिरेंद्र जी, आपको एक छोटा सा रिएक्शन मुझे चाहिए। इसमें जो सबसे ऊंची टैक्स रेट वाले आदमी थे उनको भी फायदा पहुंचा है, और जो सबसे नीचे वाले थे उनको भी पहुंचा है, एकलव्य स्कूल वाले को भी पहुंचा है, मनरेगा वाले को थोड़ा कम हुआ। हालांकि मनरेगा तो मैं भी मानता हूँ कि ये बेरोजगारी भत्ता का एक नया स्वरूप है जो बहुत दिनों से हमारे यहाँ चल रहा है, थोड़े थोड़े समय पे इसका कोई बहुत प्रोडक्टिव वो नहीं होता। तो इस बजट में कोशिश ये की गई सबको कहीं ना कहीं से सेट किया जाए। हिरेंद्र जी, सही है बात? एब्सोल्युटली सही है, इसलिए ये बैलेंस्ड बजट रहा है। इट इज ऑल्सो अ पॉलिटिकल बजट, ये सर्टेनली लॉन्ग टर्म थिंकिंग बजट का रहा है, और ओवरऑल ग्रोथ बजट रहा है। तो मेरे अंदाज से इन्होंने काफी ऐसे क्षेत्र को टच किए जहां एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट भी बन गई है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और टेक्सटाइल्स वगैरह जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अलॉन्ग विद जीडीपी ग्रोथ भी है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। तो नीरज जी, मेन मुख्य ये बात रही है कि ये सब किस्म के सोच विचार करने के बाद ये बजट बनाया हुआ है कि हर क्षेत्र को इससे फायदा हुआ। लेकिन क्या है, अभी एक जिक्र हुई कि ये फायदा रियल एस्टेट को होगा, जैसे वो पीएम आवास योजना है। लेकिन हमें आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि रोटी कपड़ा मकान लोगों की इसेंशियल आइटम्स गिना जाता है। आज की तारीख में हमारे देश में रोटी और कपड़ा हर एक को मिलता है, एटलीस्ट कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन हमेशा 2 गज की रोटी मिल रही है घर का, और खाने के लिए भी सरकार दे रही है। लेकिन मकान की बात आप करें तो हम सब समझते हैं कि सबसे अमीर शहर मुंबई गिना जाता है हमारे देश में, लेकिन 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट ओके। मेरे अंदाज से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑन हाउसिंग अ लिटिल मोर। हम क्या है, लोग बोलते हैं कि अरे आपका क्षेत्र दिल मांगे मोर, इतना भी मिल गया फिर भी आपको ज्यादा चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये झोपड़पट्टी में जितने रहते हैं उनको मकान मिले, उनको मुफ्त में नहीं चाहिए। जो सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं पीएम आवास योजना में, वही हम अपने ये स्लम स्कीम में दे दें तो 50% से ज्यादा लोगों को घर खरीदने की कैपेसिटी है, वो 300 स्क्वायर फीट का ले तो मेरे अंदाज से ये स्कीम के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जितना भी जोर आप अलग अलग सेक्टर में दे रहे हैं वो उससे ज्यादा मकानों में देने की आवश्यकता है नीरज जी। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, हम चीन की बात देखें कि जिस साल में उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर था तो उनकी जीडीपी ग्रोथ वाज मोर देन 10%, और जो एम्प्लॉयमेंट फुलफिल किया चीन ने वो दैट वाज बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइक टेक्सटाइल। तो ये तीनों के ऊपर हम देश पर कॉन्सेंट्रेट और भी करें, हम नहीं कहते कि कम किया है, लेकिन और रियल एस्टेट पर कर दे, सरकार करे, माडा करे, सिडको करे, हडको करे, कोई भी करे, प्राइवेट करे, इंसेंटिव दे दे, और भी करने की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू टेक इट टू मेक दैट हाउसिंग फॉर ऑल जल्दी से जल्दी हम उन प्रधानमंत्री के ऑब्जेक्टिव पूरा करें। यही मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सही रहा, लेकिन और करने की आवश्यकता है। हिरेंद्र सर, मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा भी करूँगा। मैं भी लौट के आता हूँ गुप्ता जी को शामिल करने के बाद। देखिए, हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा है जो अगर आप मनरेगा इसको छोड़ दिए पीएम आवास योजना को, जो बहुत ही छोटे शहर और गाँव में ज़्यादा पॉपुलर है, बड़े शहरों में जो आपने स्लम की बात की ना, मुंबई में देखिए आप, दिल्ली में देखिए, और बड़े शहरों में बहुत ही बेतरतीब और शहरों को ख़राब कर रहे हैं। उसमें उनकी गलती नहीं जो बेचारे वहाँ रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं तो क्या करेंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उस शहर को ठीक करने के लिए एक स्कीम लाएं। अब ये 1.5 लाख 2 लाख रुपए मुंबई दिल्ली में तो कुछ नहीं हो सकता है। ये अगर कोई सोच के बैठता है कि इसमें कोई घर बन जाएगा तो दिन में सपने देखने जैसी बात है। तो आपको एक बड़ी स्कीम, एक हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम लानी पड़ेगी।
उससे उससे जो अदर बेनिफिट्स हो रहे हैं कि फिर सारे सीमेंट, स्टील, लोहा, प्लाई और माइका सब बिकेगा, वो तो एक अलग कहानी है, उस पर तो बात करेंगे। लेकिन ये डेफिनेटली अर्बन हाउसिंग की एक स्कीम लानी चाहिए सरकार को, क्योंकि वो रिपल इफेक्ट होगा। उसमें भी वही वाला सिद्धांत चलता है कि 1 रुपया 8-10 बार घूम जाएगा। इस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार मैं आता हूँ सर सुंबा सर, इसी पर बात होगी। महेश जी को शामिल करते हैं। महेश जी, आपके सेक्टर के लिए यानी छोटे उद्योगों के लिए खासतौर पर जिसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, किया है सरकार ने काफ़ी कुछ लोन वोन दिलवाने के लिए मदद की, खुश हैं आप उससे, या आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमें कि आपको क्या मिला या नहीं मिला? नहीं, बहुत अच्छा किया सरकार ने। एमएसएमई में 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लोन एमएसएमई को मिलेगा, और ये भी प्रावधान उन्होंने किए कि एमएसएमई को पैसा जो घूमता है, अगर कोई एक बड़ी इंडस्ट्री उनका पैसा नहीं देगी तो उसको एक्सपेंस नहीं काउंट किया जाएगा उस केस में, तो उसका भी बहुत फायदा मिलेगा। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर जो 2 करोड़ की उनकी टर्नओवर थी वो 3 करोड़ तक होगी तो प्रिज्यूमेटिव टैक्स उसमें लगा देंगे। और सर्विस लोगों के लिए भी, छोटे सर्विस लोगों के लिए 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख तक प्रिज्यूमेटिव टैक्स कर लिया गया। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा एमएसएमई के लिए बहुत अच्छा। और दूसरी बात, उनके डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा उस पैसे की वजह से एमएसएमई को भी डिमांड जनरेट होगी। और डिमांड जनरेट तो दूसरे तरीके से भी होगी, जितना पैसा सरकार ने इकोनॉमी के अंदर डालेंगे, चाहे इनकम टैक्स से छूट हो, चाहे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हो, वो भी डिमांड जनरेट करेगी। तो दोनों तरफ से फायदा होगा। एक तो आपको जो नुकसान हुआ कोविड के अंदर एमएसएमई इंडस्ट्री को, उसके लिए फंडिंग आपको मिल रही है, आपको इनकम टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा प्रिज्यूमेटिव टैक्स से, और डिमांड जनरेट होगी। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल बहुत अच्छा एक प्रावधान सरकार ने किया इस आने वाले बजट के अंदर, और ये बेनिफिशियल रहेगा पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। गुप्ता जी, ये प्रिज्यूमेटिव टैक्स वाला मैं दर्शकों को और समझा लीजिए कि ये क्या है। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम लोग बताते हैं, इससे काफ़ी फायदा होगा। क्या होगा इसमें? प्रिज्यूमेटिव टैक्स क्या होता है कि जब अभी तक ये था कि 2 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो आपका टर्नओवर है उसका टैक्सेशन आप डिक्लेयर करें, तो आपको अपनी बैलेंस शीट नहीं देनी पड़ती थी। तो आपका काम इजी हो, बिजनेस रहता था, बहुत सारे अकाउंटिंग आपको नहीं रखनी पड़ती थी। वो 2 करोड़ की टर्नओवर को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए। ये जो आता है 3 करोड़ वो एमएसएमई इंडस्ट्री में आता है। तो बहुत ज़्यादा आपको हिसाब किताब नहीं देना, ज़्यादा हिसाब किताब रखना नहीं है। वो टैक्सेशन क्यों हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो हिसाब से नहीं करके प्रिज्यूमेटिव टैक्स दे दें तो बेनिफिशियल। अगर आपका लॉस है तो आप लॉस डिक्लेयर करें, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और वही प्रोफेशनल्स के लिए भी किया, 50 लाख को बढ़ा के 75 लाख उसकी लिमिट कर दी। जो छोटे छोटे सर्विसिंग लोग हैं, जो एक महीने में 4 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें खर्चा भी करते हैं, कितनी आपकी इनकम होगी वो सब हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। आप एक प्रिज्यूमेटिव टैक्स दे देते हैं, एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर इस चीज में आता है लोगों के काम करने। 3 ठीक है कि 5 करना चाहिए था? आ गया इस सब एमएसएमई इंडस्ट्री। गुप्ता जी, 3 करोड़ ठीक है, 5 देखिए, करना तो चाहिए? मैं कहता हूं जितना ज्यादा करते थोड़ा अच्छा रहता, और थोड़ा ज्यादा करते तो अच्छा रहता, क्योंकि आज की तारीख में 5 करोड़ का टर्नओवर बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है। जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। 5 करोड़ तो बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, तो एक झटके में 5 करना चाहिए था। ये सरकार बड़ा सोचती है, लेकिन कई इलाकों में बहुत छोटा सोचने लगती है। 3 करोड़ क्या है, बहुत छोटा अमाउंट है। 5 करोड़ सीधे करना चाहिए था, जिससे बूस्ट में। लेकिन वापस उसको दूसरे एंगल से सरकार कहेगी हमने 50% बढ़ा दिया, 2 का 3 कर दिया। ये परसेंटेज वाला खेल जो है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। शुभ सर, आपने इशारा भी किया था, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हाउसिंग में क्यों इतना, अच्छा मैं एक बहुत मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता इस दुनिया में, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि सरकार को क्या दिक्कत है अगर आप हाउसिंग को मैक्सिमम पुश दें, ये जानते हुए कि उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ चलने लगती हैं, एम्प्लॉयमेंट खूब क्रिएट होने लगता है, इन्वायरमेंट के लिहाज से भी ठीक है कि प्लान्ड टाउनिंग प्लानिंग होने लगती है। इसमें क्या रोकता क्या है सरकार को? इसमें सबसे बड़ा चीज मैं सोचता हूं कि रियल एस्टेट बहुत कुछ चीज सही कहते हैं, लेकिन कभी राज्य सरकार को कुछ नहीं कहते। हाउसिंग में सबसे बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं विभिन्न राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकारों के ऊपर किसी का कोई खास डिमांड मैं नहीं देखता। एक सिंपल चीज है प्रॉपर्टी टैक्स, जिससे बहुत पैसा आ सकता है। हर राज्य, खासकर बड़े शहर, उसको घटाने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स वही दे पाएंगे जो मकानों में बैठे हुए हैं, और जरा जितना बड़ा प्रॉपर्टी उतना बड़ा टैक्स, लेकिन उसको घटाने में सरकार, राज्य सरकार सारे लगे हुए हैं। उसको रिवर्स करने में
रियल एस्टेट का कभी कोई प्रेशर नहीं आता है, कभी भी मैंने कभी डिमांड नहीं देखा कि उसको रिवर्स कीजिए और वो पैसा हाउसिंग फॉर ऑल में लगाइए। ये बहुत अच्छा चीज है। हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को अगर लिंक किया जाए, जैसे केंद्र सरकार ने कहा था कि उज्ज्वला आप गैस सिलेंडर सरेंडर कीजिए और हम वो गैस हम देंगे गरीबों, तो प्रॉपर्टी टैक्स से वो पैसा क्यों नहीं ज्यादा रेज किया जाएगा? एब्सर्डली लो लेवल में है, और वो पैसा उठाकर गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए क्यों नहीं यूज किया जाए? ये वाला चीज का सवाल, इसका मुझे कभी भी सोल्यूशन नहीं मिला, हालांकि इट्स द मोस्ट इजी थिंग टू डू। और केंद्र सरकार के पैसे से हम इधर उधर कह रहे हैं कि कहीं पे थोड़ा सा अगर रियायत हो जाए, कहीं पे टैक्स सेविंग हो जाए, कहीं पे कुछ कंसेशन हो जाए। आप जैसे सही कह रहे हैं कि उतना छोटा छोटा कंसेशन में खास कुछ फायदा बनता भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन ये तो इतना बड़ा एक अनटैप्ड सोर्स है, और लेकिन इसके लिए ना कोई राज्य में कोई डिमांड, ना कहीं से कोई प्रेशर, ना कहीं से कोई इस बात में बातचीत। अभी मुंबई शहर में रीडेवलपमेंट की बात हो रही थी, एक फेमस कंपनी जिसके तरफ हम आजकल हर रोज देख रहे हैं, उस कंपनी ने बीड़ा उठाया है कि भाई हम धारावी का रीडेवलपमेंट करेंगे, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। प्रॉब्लम वही आ जाता है कि वो जो कॉस्टिंग करेंगे, उस कॉस्टिंग में किस तरह का वो फ्लैट दे पाएंगे, और अगर देंगे तो वो फ्लैट फीजिबल होगा या नहीं। ठीक इसी तरह से लैंड सीलिंग, अर्बन लैंड सीलिंग जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स सारे कंट्रोल किए गए हैं। ये सारी जो बहुत सारी चीज, ये हाउसिंग सेक्टर का जो गुत्थी है ना, ये इसको सेटल करने का सबसे बड़ा दायित्व रहता है कि राज्य सरकारों का, और लेकिन राज्य सरकारों के पास किसी का खास कोई डिमांड नहीं रहता है, मेरा ये कहना था। जी यतीश जी आप भी करिए, फिर मैं इस पर एक सवाल पूछना आप लोगों से। बताइए यतीश जी, क्या आप इशारा कर रहे थे हाउसिंग वाले पे? चीजें कहना चाहता था हाउसिंग वाले पे। हाउसिंग देखिए, हिरानंद जी साहब सही कह रहे हैं कि हाउसिंग रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, और मकान किस तरह से सरकार मुहैया कराए इसमें बदलाव है, और वो बदलाव को समझना जरूरी है। पहले क्या था कि सरकार कहती थी कि अगर आप हाउसिंग लोन लेंगे तो हम आपको रियायत देंगे टैक्स में, और आपकी ईएमआई को राइट ऑफ करेंगे। बट एक चेंज जो है कि इंसेंटिव उस चीज के लिए दिया जाए जिस बिहेवियर को आप इनकरेज करना चाहते हैं। तो क्या आप इनकरेज करना चाहते हैं कि लोग लोन ले, कि आप इनकरेज करना चाहते हैं कि लोग घर बनाएं? अगर आप ये चाहते हैं कि लोग घर बनाएं तो आपको इंसेंटिव लोग घर बनाने के लिए देना पड़ेगा। आप घर किस माध्यम से बनाएंगे? या तो आप बना बनाए घर खरीदेंगे किसी रियल एस्टेट बिल्डर से, या फिर आप एक छोटी जगह लेके अपना घर बनाएंगे। हाँ ठीक है, बंबई जैसे शहर में ये सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि बंबई तो रियल एस्टेट बिल्डर्स ही बनाएंगे। मतलब जो जमीन है वो बिल्डर्स के पास है, किसी आम आदमी के पास कोई जमीन नहीं है घर बनाने की। तो आप किसके लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। आप 100 करोड़ के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं कि आप 2 करोड़ के लिए दे रहे हैं? अगर आप 100 करोड़ के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं और आप देश के लिए नीति बना रहे हैं, देश के लिए बजट बना रहे हैं, तो देश के लिए घर बना रहे हैं, तो आप बंबई के लिए घर नहीं बना रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है नीरज जी, क्योंकि बंबई की बात, आप बंबई में बैठे हैं, आप बंबई को बेहतर समझते हैं, और बंबई कई सालों से बजट बनाती आई है, देश का भी और सरकारों का भी। लेकिन जब बजट आप 100 करोड़ के लिए बना रहे हैं तो आप उसका इंसेंटिव घर बनाने के लिए दे रहे हैं, आप पीएम आवास योजना में दे रहे हैं। आप दूसरा सतीश जी मुझे लगता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं सिटीज की। आप जब पैसे देते थे पहले आप स्टेट गवर्नमेंट को देते थे, स्टेट गवर्नमेंट सिटी को देती थी, और सिटी को इस्तेमाल करना होता। शुभ मैंने सही चीज पे उंगली रखी। स्टेट गवर्नमेंट आपकी बैंकरप्ट है, ठीक है। आप देखिए बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट यानी कि मतलब इनके कर्जे हैं 20%, 22% रेवेन्यू के, इनके डेट है 50% से 60% जीएसडीपी के। अब ये स्टेट कहां से इंफ्रास्ट्रक्चर पे या सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगी? तो कोशिश ये होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देती है शहर में खर्च करने के लिए, फाइनेंस कमीशन देती है, वो खर्च कभी होता नहीं है। तो अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिससे सड़कें बनती थी रूरल एरिया में, उसके पैसे अब पहले नाबार्ड के पास जाते थे, अब जाएंगे NHB के साथ। ये वित्त मंत्री ने अनाउंस किया बजट में
कि एनएचबी के सब पास जाएंगे, एनएचबी उस यतीश जी इसमें थोड़ा नहीं, आप जो पॉइंट आप रख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इसको डाइवर्ट करना चाहता हूं। आप स्टेट हाईवेज बनते देखते हैं, अभी इलेक्ट्रिक बसें जो चल रही हैं वो सरकार केंद्र के अनुदान से चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है मुझे पता नहीं है, वो पुरानी पेंशन योजना के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। वो बुराई नहीं करना चाहता मैं उनकी, क्योंकि वो सबको मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है। मेरा कहना है कि जो आप कह रहे हैं ना सर, वो कि 100 करोड़ लोगों के लिए घर बनाने के लिए, देखिए वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए या 70,000 रुपए से एक कमरा बनता है गांव में, बहुत छोटे शहर में। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, दिल्ली में गरीब आदमी को दो नहीं उसको दीजिए ना सर, उसको बंबई में फ्लैट नहीं चाहिए 1.5 करोड़ का। नहीं सर, बंबई में भी गरीब लोग रहते हैं ना सर, खाली झुमरी तलैया में थोड़ी गरीब लोग रहते हैं। देखिए ना नीरज जी, यही तो नहीं सर, सुनिए ना सर, यतीश जी सवाल सुनिए, यतीश जी सवाल, सरकार नहीं दे सकती पैसा। सतीश जी सवाल सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि दोनों मिक्स कर रहे हैं हम। पीएम आवास योजना जो चल रही बहुत फैंटास्टिक स्कीम चलनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अर्बन मूवमेंट हो रहा है, शहरों गांवों से लोग अर्बन हो रहे हैं। जब वो शहर में आते हैं तो वो झुग्गी में रहते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम चाहिए। आप किसी भी शहर में जाइए, प्लॉट खरीदना आपकी हैसियत से बाहर है कि आप प्लॉट खरीद के एक मंजिल बनाएंगे, एंड दैट इज अ वेरी वर्स्ट आइडिया। आप वर्टिकल घर बनाएंगे ना, आप बिल्डर क्यों बना रहा है, क्योंकि वो 20 मंजिल बनाता है, उसमें 20 लोग उतनी जमीन पर रह सकते हैं। लेकिन आप प्लॉट खरीद के बना नहीं सकते बड़े शहरों में, या इवन लखनऊ जैसे शहर में नहीं बना सकते आप, इतने महंगे प्लॉट है, 60 से 70 80 लाख के प्लॉट मिलते हैं। तो आपको एक बड़ी स्कीम सोचनी पड़ेगी आउट ऑफ द बॉक्स। आप उसी के अंदर की ये थोड़ी सी स्टेट ड्यूटी कम कर दें, थोड़ा सा ये स्टैम्प ड्यूटी में 5% के 6% कर दें, इससे कुछ नहीं होने वाला है सर। अर्बन प्लानिंग इज ए इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, जहां पे करना चाहिए, जहां पे हाँ ये रिस्क आपको लग सकता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा रियायतें दी तो बिल्डर लोग बहुत दाम बढ़ा देंगे, एकदम इन्फ्लेटेड प्राइस पे। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म आ सकता है। पहली बात तो ये विश्वास होना चाहिए कि बिल्डर भी देश के बिल्डिंग में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्डर सब गड़बड़ी करते रहते हैं। मैं इस सिद्धांत से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो जो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं वो एक डिफरेंट बात कर रहे हैं, और मैं उसके साथ खड़ा हूँ कि आपको एक अर्बन हाउसिंग की बड़ी प्लान रखनी पड़ेगी, वरना आप कभी आगे किसी बड़े शहर को देखिए कितने बदसूरत हो गए हैं। आप 20 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, आपके बाउंड्री के नीचे झुग्गी लगी हुई है। ये प्लानिंग हम कर रहे हैं क्या इस देश में? आइए मुंबई आपको मैं दिखाता हूं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम लोग आज बजट की मीमांसा कर रहे हैं जो एक दिन बाद, जिससे और बेहतर समझ। अभी हमने हाउसिंग पे बड़ी गर्मा गर्म हम लोग चर्चा कर रहे हैं यतीश जी के साथ। इसमें किसी को कमेंट करना है या मैं फिर दूसरे विषय की तरफ आगे बढ़ूँ? कोई जो जिसको चर्चा करना शुभ मुझे आप करना चाहिए जी। मैं थोड़ा सा कमेंट करना बोलिए। हाँ इसमें यतीश जी बोलिए। देखिए मैं जानता हूँ बिल्डर्स की एक बहुत अहम भूमिका है नीरज जी। बड़े शहर में बिना बिल्डर के काम नहीं हो सकता, तो मैं उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी रोल की अप्रिशिएट ही करता हूं। पर आपने 2 प्रश्न उठाए थे कि सिटी की प्लानिंग और डिजाइन कैसे हो, ठीक है। वो आपका एक डिजाइन और पॉलिसी इशू है जो बजट में हल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा है फाइनेंस कमीशन पे। और फाइनेंस कमीशन आप जानते हैं 14 फाइनेंस कमीशन ने 15 फाइनेंस कमीशन ने दोनों ने ये कहा है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को पैसे नहीं देने चाहिए शहरों को सुधारने के लिए, बट शहरों को देने चाहिए पैसे। अब शहर, आप बंबई में किस संस्था को पैसा देंगे जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगी? माडा करेगी, सिडको करेगी, या फिर पीएमसी करेगी? ये उन संस्थाओं की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी एफिशिएंट संस्था हैं जी। या फिर आप किसी अफोर्डेबल हाउसिंग बिल्डर को पैसा दें अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि स्लम रिहेबिलिटेशन में ही पैसा दिया जाए, ये भी हो सकता है कि धारावी का स्लम रिहेबिलिटेशन में एक अफोर्डेबल हाउसिंग आदमी बिल्डर आए और वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए और वो धारावी के रेजिडेंट्स को दी जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को तोड़ फोड़ के मतलब हाई इनकम के लिए बनाया जाए। ये मतलब नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वो तो कह नहीं रहा यतीश जी। जैसे देखिए इस सरकार ने
गति शक्ति नाम की एक योजना शुरू की। उसमें ऐसा थोड़ी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट है, उसमें बहुत लोकल लेवल की पार्टिसिपेशन है। वैसे ही आप एक कॉन्सेप्ट, एक थीम डेवलप करिए, उसके बाद उसमें फिर राज्य सरकार और नगर पालिका और बिल्डर ये सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेट। आप अपने बच्चे को 100 रुपये देते हैं कि तुम्हें इस काम के लिए मैं दे रहा हूँ, अब वो तय कर लेता है कि मुझे ये 100 रुपये कैसे ठीक से खर्च करने हैं, क्योंकि गाइडेंस ऊपर से मिल चुका है। लेकिन हम तो गाइडेंस ही नहीं बना रहे। हिरेंद्र जी, आपको कोई दिक्कत है क्या हाउसिंग बनाने में? नहीं नीरज जी, इसमें दो बातें निकली है। एक तो किसकी कैपेसिटी है ये डेवलपमेंट करने की। आज की तारीख में हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई की है, उनके पास बैंकों में 80,000 करोड़ रुपया है, 80,000 करोड़। दूसरी बात है कि जहां वो चाहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, मुंबई में केंद्र सरकार बनाए, स्टेट बनाए, माडा बनाए, MMRDA बनाए, कोई भी अथॉरिटी बनाए, MIDC बनाए, तो आज की तारीख में 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है। 300 किलोमीटर मेट्रो चल रही है, क्रॉस हार्बर ब्रिज बन रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रही है, कोस्टल रोड वेस्टर्न साइड में हो रहा है। पैसों की कमी नहीं है, ये प्लान और आगे इसको मूवमेंट कैसे किया जाए। आप कुछ माडा बना दे, कुछ सिडको बना दे, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दे, कुछ स्टेट के हाउसिंग बोर्ड बना दे, कोई प्राइवेट डेवलपर को दे दे। ये बात नहीं है कि कोई किसको हम दे बना के लिए। जैसे हम प्राइवेट एयरपोर्ट नवी मुंबई में PPP पर दे दिए, हम नहीं कहते कि इनको दीजिए कि उनको दीजिए, किसी को भी दीजिए, लेकिन एक प्लान बना दे कि ये 5 साल के अंदर हम पूरा कर दें। कुछ कॉर्पोरेशन कर दें, कुछ माडा कर दें, कुछ सिडको कर दें, कुछ प्राइवेट कर दें, कोई पब्लिक कर दे, या कोई SPV बना दे। जैसे हम MSRD एक SPV बना दिया, उसमें हम करा सकते हैं। प्राइवेट को दे दिया, जैसे अदानी साहब को कुछ धारावी का दे दिया। तो ये पूरा करके हमें एक जंग करना है कि ये 5 साल के अंदर हमें पूरा मुंबई का करना है। पैसों की कमी नहीं है, ये प्लान करना है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये अभी इस चर्चा को यहीं पर रोकते, वरना तो इसमें मैं मेरी बहुत दिल के करीब इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें घंटों में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं किसी के पास, ना सेंटर के पास है ना स्टेट के पास है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। सब हवा में बातें होती रहती है कि ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं बनता। 10-10 साल से एयरपोर्ट पड़े हैं सर, क्या प्लानिंग है? पैसे कमी है क्या? गडकरी जी का अभी मैंने सुना थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं बाबा पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो 8.5% पे बॉन्ड भी जारी करूंगा, मैं सड़कें बनाऊंगा। तो बन भी रही हैं, आप जाके देखिए, एक बेंगलुरु में शुरू किया, एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्लानिंग तो हो जाती है अपने आप। लेकिन मैं वापस लौटता हूँ हमारे शो का जो मूल मुद्दा था कि इससे वोट भी मिलेंगे क्या सुब्बू जी? सरकार जो ने बजट पेश किया है, वोट खेचू है कि नहीं, इसे बताइए। हाँ, मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, देखिए एक लोगों का एक रवैया रहता है कि मुझको मिले ना मिले, दूसरों को ना मिलना नहीं चाहिए। अगर आप उस हिसाब से देखें तो इट हैज बीन रियली दैट वे नेगेटिव। एक्चुअली इट्स अ वेरी पॉजिटिव बजट, बट इट्स नेगेटिव कि किसी की स्पेशल बेनिफिट नहीं मिला है। तो दैट्स वन एडवांटेज है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग जगहों पे खर्चों का प्रावधान किया गया है। एक मैंने शुरुआत में जैसे कहा, एकलव्य स्कूल, 38,000 टीचर्स का रिक्रूटमेंट ट्राइबल एरियाज में, बहुत कम इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इम्पैक्ट होगा इस चीज का। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज मानता हूँ। उसी के साथ जो महिलाओं को 7.5% पे FD करा रहे हैं 2 साल वाली। दूसरी बात है कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर में कुछ जो बदलाव है, आप अगर उनको अगर सारे को अगर कलेक्टिवली देखें, तो कोऑपरेटिव क्षेत्र जिस जगह पे जोरदार है, वहां पे उनकी जो प्रॉब्लम्स क्या? ट्रांजैक्शन, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोगों का डिपॉजिट लेना या पैसा रखना या लेंडिंग करना। सिमिलरली उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को TDS का जो झमेला, ये सारे उनके लिए कुछ झमेले काफी इंटरेस्टिंग जो उनके लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए गए हैं। तीसरा, शुगर कोऑपरेटिव्स, शुगर मिल्स के ये आपको बजट स्पीच में स्पीच के अंदर एक आध बारी आया है, ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर्स को देखेंगे तो शुगर ड्यूज बहुत जगहों पे क्लीन अप करने का प्रोविजन किया गया है।
ये सारी चीजें मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि ये आमतौर पर इनकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि ये माइक्रो टाइप की चीजें हैं, लेकिन इनका असर बहुत सुदूर तक है। और इस जैसे आप ट्राइबल को बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव्स को बोल रहे हैं, आप दूसरे जो पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं एग्रीकल्चर में, जैसे जिन जिन क्षेत्रों में वेरी पॉजिटिव सकारात्मक चीज है कि एग्रीकल्चर में मिलेट्स का जो स्कीम है वो ना बुलंद आवाज में बोला जा सकता है, क्योंकि मिलेट्स होता है ड्राई लैंड जगह पे, जहां पे एग्रीकल्चर का प्रावधान नहीं है, वहां पे अगर आके सरकारी मुलाजिम कहे कि भाई हम मिलेट्स बढ़ाएंगे, हम श्री अन्न बढ़ाएंगे, हम वही चीज क्रॉप्स को हम सहायता देंगे जिनकी कदर नहीं होती है। तो ये सुमन सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। इस पे हम लोगों ने एक स्पेशल शो भी किया है ये मिलेट्स वाले पे, उसका मैंने नाम भी रखा है, एक नया IIM खुल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स, और वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक मुहिम के तौर पे सरकार ले रही है मोटे अनाजों को, और ये रूरल इलाकों में किसानों के बीच में ये बहुत ज़्यादा स्कीम वर्क करेगी। देखिए इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी है ना कि बहुत बारीक चीज़ करते हैं, लोग समझ नहीं पाते, तब समझते जब सब कुछ हो चुका होता है। तो जैसे इन्होंने 6,000 रुपये दे करके बहुत बड़ा काम किया, आप उसकी कितनी भी आलोचना करें कि बहुत छोटी सी रकम है, या शौचालय वाली योजना पॉलिटिकल एनालिसिस का किया जाता है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लॉकबस्टर स्कीम्स हैं जिसका ज़बरदस्त फायदा सरकार को हुआ। महेश गुप्ता सर, मैं आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ, MSME खुश है सरकार से? मैं ये नहीं पूछूंगा कि वोट देगी नहीं देगी, खुश है कि नहीं है, इनडायरेक्टली पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक MSME बहुत खुश है, बहुत कुछ मिला है उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड जनरेट होगी। इस बजट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आज रिसेशन है पूरे वर्ल्ड में, हमारा देश में 7% की ग्रोथ आ रही है, और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की 70% 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। अगर और इन्वेस्टमेंट आना है इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले डिमांड जनरेट होनी चाहिए, और डिमांड जनरेट करने का प्रोसेस यही है कि जितने ज़्यादा लोगों के हाथ में जितना पैसा जाएगा वो डिमांड जनरेट करेगा, तो पूरा चक्का घूमता है उसकी वजह से। तो उसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पूरा बजट एक अच्छा बजट कहलाएगा, और इंडस्ट्री इस चीज़ से बहुत खुश है। ओके, यतीश जी, वोट मिलेगा कि नहीं? देखिए, वोट तो मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस बजट को या इसके पिछले बजट को देखें तो जिस जगह एक्सपेंडिचर है और जिस जगह फोकस है, ट्राइबल एरियाज है, बॉटम ऑफ द पिरामिड है। अब रोटी कपड़ा मकान से पहले एक चीज आती है, वो है जल, पानी। जब तक पानी नहीं होगा तब तक अन्न नहीं होगा, तब तक अन्न नहीं होगा तो रोटी नहीं होगी, और रोटी अगर मोटी अनाज की होगी तो बेहतर होगी। मोटे अनाज को अब मोटा अनाज नहीं कहना चाहिए, श्री अन्न कहना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा एक्चुअली एज ए सुपर फूड है, मतलब वो एक्चुअली भगवान की देन है। तो एक रीब्रांडिंग, एक रीट्विस्ट अपनी जगह पे, लेकिन जो फंडामेंटल है, जो देखिए जिस स्कीम को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली है वो कौन सी है? नेशनल रूरल वाटर मिशन, पानी जो हर घर नल और हर घर जल की जो स्कीम थी, ठीक है, नल से जल, हाँ, हर घर जल, 27% ग्रोथ है भाई साहब उसमें। 27% नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन में। इतनी बड़ी बढ़त किसी भी स्कीम में नहीं दी गई है। इसके बाद जो सबसे बड़ी स्कीम है वो नेशनल एजुकेशन मिशन है। तो आप कहें कि स्कूल और कॉलेजेस में बेहतर पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि सिर्फ जेवियर्स में और IIT में पढ़ाई होनी चाहिए? तो देखिए, फोकस देखिए कहां पे पैसा जाया जा रहा है। एकलव्य स्कूल एक है, लेकिन नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये भी नेशनल एजुकेशन मिशन का पार्ट है, एक क्रूशियल पार्ट है। और इसी के अंदर आते हैं आपके स्किल डेवलपमेंट सेंटर। जो नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात आ रही है वो भी इसी 1000 करोड़, जो 36,700 करोड़ के करीब जो आवंटन किया गया है एजुकेशन मिशन के लिए, उसमें 70,000 करोड़ का नेशनल रूरल वाटर मिशन के लिए किया गया। मतलब दिक्कतें गांव में तो पानी की है, घर में पानी, जिस घर में महिला को 2 घंटा चलना पड़े कहीं से पानी भर के लाना है, उस घर में अगर आप नल दे देंगे तो क्या आपको उस घर के सारे वोट नहीं मिलेंगे? बिल्कुल घर मिलेंगे। में रोटी नहीं बनेगी भाई साहब अगर वोट नहीं दिए।
ठीक है, जहां तक नलका पहुंच गया। देखिए ये नीतीश जी समय की पाबंदी है। आपने जो कहा ना, मैंने इसका जल शक्ति मंत्रालय का डेटा पढ़ा था, एक्सेलेंट एग्जीक्यूशन है। मतलब इतनी रफ्तार से नल लगाए गए हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में ये योजना इतनी तेजी से बढ़ी आगे। उज्ज्वला योजना की लोग बहुत आलोचना करते हैं कि वो दोबारा नहीं भरा पा रहे। ही नहीं भाई, देखिए सरकार ने कभी ये नहीं कहा था कि आपको मैं गैस भी दूंगा और जीवन भर आपकी रिफिलिंग कराता रहूंगा। वो आपको एक पुश देते हैं कि आपके घर में वो चीज़ आ गई है। हो सकता है कि आप 1 महीने ना भरा पाएं, आपके पास 1200 रुपये ना हो, लेकिन उसके बाद आप भराएंगे। आपको इंट्रोड्यूस किया गया, आपको एक्सपोज किया गया उस चीज़ से। तो इसकी बहुत सारी सरकार की योजना है जो इस बजट में बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जैसा भी आप यतीश जी एक्सप्लेन कर रहे थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो शुभ में कर रही थी वो आपको पढ़ के शायद बजट स्पीच में नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसका ग्राउंड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और वैसे ही एसएमई में किया है। लेकिन शो समाप्त करेंगे, समय एकदम खत्म है। हिरंदानी सर, मैं आपके साथ एक दिन 1 घंटे की चर्चा हाउसिंग पे करना चाहता हूँ। ब्रेकफास्ट डिस्कशन होगा, स्टूडियो में नहीं, मैं आपके साथ मिलकर करूँगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद लोग नहीं पूछते, मैं वो सब आपसे पूछूँगा। और ये हम लोग एक मुहिम के तौर पर लेते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल होनी चाहिए, खास तौर पे अर्बन सेंटर्स पे जहाँ पे कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। एक आम आदमी के लिए घर खरीदना एक्चुअली मुश्किल हो गया है। तो कैसे उसको आसान बनाया जाए और ये झुग्गी झोपड़ियों से निजात मिले, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।